हम लोग अगर यहाँ पर लड़ रहे हैं और 7वां दिन है, धूप गर्मी बारिश आंधी तूफान भूख प्यास सब झेलते हुए अपने अपने कमरों अपने घरों का सुख छोड़कर अगर जंतर मंतर के सड़कों को अपना बिस्तर बनाकर देश की एक युवा पीढ़ी यहाँ पर सो रही है, यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर लड़ रही है, तो ये सवाल हमसे नहीं है कि समाधान मिलेगा कि नहीं। ये सवाल सत्ता की कुर्सी पर काबिज उन लोगों से है जो नशे में इतना चूर है पावर के कि आज उनको ये नहीं दिख रहा कि आपसे केवल जवाबदेही लेने देश को युवा यहाँ पर खड़े हैं, जिसने अपना सब कुछ बिका दिया, सब कुछ बेच दिया ताकि बेहतर भविष्य हो। तो आज ये लड़ाई खाली इस चीज़ की लड़ाई नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। देश में वो सत्ताधारी वर्ग जिसको लगता है वो कुछ भी कर देगा और कुर्सी पर बना रहेगा, आज ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई है। यहाँ पे बैरिकेड के बाहर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाटर कैनन से लेकर डिटेंशन वैन की कड़ी लगी हुई है। आपको यहाँ पे दिखेगा ऑरेंज वेस्ट में यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी घूमते रहते हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद लोगों की फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। ये इस तरह का डर है कि अच्छा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हो सरकार के खिलाफ, तुम्हारी फ़ोटो तुम्हारा नाम तुम्हारा पता ये सब हमारे पास है। यहाँ पे लगातार आपको दिखेगा कि ड्रोन से लोगों के ऊपर निगरानी की जाती है। तो हमला और निगरानी खाली फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है, जिसकी पूरी कोशिश यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को आप दोनों आर पार बैरिकेड्स के देख लीजिए, वो देख के आपको मंजर समझ आ जाएगा। नाम यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं कि यहाँ पे भारत तोड़ने के नारे लग रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं डफली गैंग आ गया, नाम जोड़े जा रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया। तो इसको परिभाषित भी करना होगा। अगर देश बांटने का काम कैसे वो सरकार नहीं कर रही है जिसने आज 13,000 लोगों की जान सालाना ली, 37 दिनों में 19 लोगों की जान गई है, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर है। कुछ राह आसान लग रही है आपको, क्या लग रहा है? नहीं, जू तो रेंग रही है और सुखबुकाहट खलबलाहट सब बढ़ती जा रही है। तभी तमाम इस तरह के बयान आ रहे हैं शिक्षा मंत्री से कि देश में आंदोलन कर रहे सवाल पूछ रहे स्टूडेंट्स को, युवाओं को दहशतगर्द कह दिया जाएगा। सवाल कर रहे आंदोलन कर रहे युवाओं को कह दिया जाएगा कि रीनीट की परीक्षा हुई, 20 लाख अभ्यर्थी उसमें आए और वो लोग जो देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, क्योस पैदा करना चाहते हैं, और कहा गया हम लोगों को संबोधित करके कि हम अगर चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मन में भय पैदा कर पाएँ तो वो हमारा सफल नहीं होगा अटेम्प्ट। तो बात तो स्पष्ट है कि अटेम्प्ट तो हमारे सफल हो रहे हैं। इसीलिए वो धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने शुरुआती बयान ये दिया कि हम खाली अफसोस प्रकट करते हैं, आज हर तरह से यहाँ पे आंदोलनरत छात्रों को डिसरप्ट करने के लिए हर दिन 4 से 5 गोदी मीडिया के पत्रकारों को भेजा जाएगा, अपने पास के ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो यहाँ पर आकर मारपीट से लेकर हर तरह से उग्र नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करेंगे, इस आंदोलन को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वो सब बताएंगे। देश के किसान जब लड़ रहे थे तो उनको खालिस्तानी बताया गया। इसी देश में आंदोलन कर कर समान नागरिकता के लिए लड़ रही शाहीन बाग की महिलाओं को भी बिकाऊ बता दिया गया था। इसी जंतर मंतर पर रेसलर्स पहलवान जब लड़ रहे थे यौन उत्पीड़न के खिलाफ तो कहा गया कि कांग्रेस से चंदा आता है। इस देश में तो पेपर लीक की कतार में जब सबसे पहली आवाज़ 17-18 साल के स्टूडेंट्स उठाते हैं, वेदांत हो विसर्ग हो, तो उन सबको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जाता है। तो ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग, चाहे वो आंदोलन जीवी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, विभाजन करने के नाम पर पाकिस्तानी एजेंट, चाइना का एजेंट, ये लगातार इस देश की सत्ताधारी वर्ग इस्तेमाल करती रही है। और ये उनके अंदर का डर दिखाता है कि जब जनता गोलबंद हो जाए और उनके सिंहासन और कुर्सी पे बात आ जाए तो वो हर तरह का प्रोपेगेंडा साधने के लिए तैयार है। अंजलि जी, आप तो देख रही हैं लगातार बड़ी मजबूत सरकार है ना, आंदोलन का असर होता ही कहाँ है इस सरकार पर? नहीं, वो सही बात है, पर क्योंकि ये सवाल तो आपका भी हमसे नहीं होना चाहिए साथी। हम लोग अगर यहाँ पर लड़ रहे हैं और 7वां दिन है, धूप गर्मी बारिश आंधी तूफान भूख प्यास सब झेलते हुए अपने अपने कमरों अपने घरों का सुख छोड़कर अगर जंतर मंतर के सड़कों को अपना बिस्तर बनाकर देश की एक युवा पीढ़ी यहाँ पर सो रही है, यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर लड़ रही है, तो ये सवाल हमसे नहीं है कि समाधान मिलेगा कि नहीं। ये सवाल सत्ता की कुर्सी पर काबिज उन लोगों से है जो नशे में इतना चूर है पावर के कि आज उनको ये नहीं दिख रहा कि आपसे केवल जवाबदेही लेने देश को युवा यहाँ पर खड़े हैं। ये सवाल तो वाकई में उनसे आज लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है। पर कई बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि बहुत देर हो चली है देश में। ये बुद्धिजीवी शायद वो लोग हैं जो अपने कमरों में बैठकर ये आराम से बोल पाते हैं और ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एसी के कमरों में बैठकर ये टिप्पणियां दी जाए कि अब देश का कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है अब देश का कुछ नहीं होगा वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, पर एक बहुत बड़ी आबादी जिसको लगता है इस देश का कुछ होगा और हम ही से होगा, वो यहाँ पर लड़ रही है। कितनी बड़ी आबादी मानती हैं आप जो जिसको लगता है कि कुछ होगा? हम लोग हर दिन देख रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम था, उसकी तैयारियों में जो स्टूडेंट्स
व्यस्त थे वो खुद नहीं आए, उससे पहले कि शाम उनके माँ बाप आते हैं, क्योंकि उनका सवाल तो ये है कि रीनीट तो हो जाएगा पर बार बार री एग्ज़ाम की ये कड़ी क्यों हम बर्दाश्त करें। साल भर मेहनत कर कर एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग जो कर्जा लेकर उधार लेकर बच्चों को कोचिंग सेंटर में पहुंचाते हैं, जैसे तैसे पूरे समाज पूरे ख़ानदान का एक आस लगा होता है। एक एक बच्चा जब ऐसे एग्ज़ाम में बैठता है कि आने वाले समय में पूरे ख़ानदान की शक्ल सूरत बदल जाएगी, एक सरकारी नौकरी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अगर घर से निकलेगा, तो वो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आपको 4 बजे के बाद से यहाँ पे संख्या में जो इजाफा दिखेगा वो इस बात की गवाही देता है कि माँ बाप और तमाम नौकरी पेशा लोग जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी जाते हैं, दफ्तर पे जाते हैं, वो घर जाने की जगह शाम को जंतर मंतर आते हैं। लगातार वो लोग जो खुद नौकरी करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको इस हड़ताल में दिखेंगे। हर दिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। एक बड़ी आबादी यूपी हो, गुजरात हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वहाँ से आकर कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई लगातार इस धरना स्थल पर रुक रहा है। ये वो डेस्परेशन दिखाता है एक पूरी पीढ़ी का जिसने अपना सब कुछ बिका दिया, सब कुछ बेच दिया ताकि बेहतर भविष्य हो। तो आज ये लड़ाई खाली इस चीज़ की लड़ाई नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। देश में वो सत्ताधारी वर्ग जिसको लगता है वो कुछ भी कर देगा और कुर्सी पर बना रहेगा, आज ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई है। तो क्या सरकार को अब चिंता करनी चाहिए? सरकार तो चिंता कर ही रही है, तभी आपको ऐसे तमाम लोग दिख जाएंगे जो यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा साधते हुए, अपनी टीआरपी बढ़ाते हुए यहाँ पे आएंगे और ये इस उम्मीद में आएंगे कि युवाओं को कुछ ऐसा बोल दें कि वहाँ से कुछ कंटेंट निकल जाए, कुछ प्रोवोक कर दें। तो ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। हमला भी तो कर रहे हैं ना? हमला कर रहे हैं। एक व्यक्ति को इतनी ज़ोर से मारा, उनका सर फट गया। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए, उनकी बेटी जो तमाम इन परीक्षाओं में अपीयर हुई है, 12वीं का एग्ज़ाम दिया है। तो ये हमला लगातार हमने देखा, कहीं जयपुर में हमला होता है, कहीं दिल्ली में हमला होता है, रोज़ हो रहा है, कल रात को भी हमला हुआ है। तो ये तो बात स्पष्ट है कि क्योंकि आपको जवाबदेही देनी नहीं है, आपको सीधे आकर अकाउंटेबिलिटी का भी तो पहला पड़ाव कॉग्निजेंस है कि आपने इसको दर्ज किया कि देश में विरोध हो रहा है, आपके इस्तीफे के मांग के साथ विरोध हो रहा है। जब आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे मौजूद लोगों को डराने की कोशिश करेंगे और ये डराने की कोशिश है कि यहाँ पे बैरिकेड के बाहर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाटर कैनन से लेकर डिटेंशन वैन की कड़ी लगी हुई है। आपको यहाँ पे दिखेगा ऑरेंज वेस्ट में यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी घूमते रहते हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद लोगों की फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। ये इस तरह का डर है कि अच्छा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हो सरकार के खिलाफ, तुम्हारी फ़ोटो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, ये सब हमारे पास है। यहाँ पे लगातार आपको दिखेगा कि ड्रोन से लोगों के ऊपर निगरानी की जाती है। तो हमला और निगरानी खाली फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है, जिसकी पूरी कोशिश यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को आप दोनों आर पार बैरिकेड्स के देख लीजिए, वो देख के आपको मंजर समझ आ जाएगा। तो क्या सरकार की शिक्षा के प्रति कोई प्राथमिकता है या छात्रों को लेकर, तो उनके भविष्य के लिए? प्राथमिकता तो है पर छात्रों के प्रति नहीं है, मुनाफाखोरी के प्रति है। हर तरह से धांधलेबाजी अच्छे रूप से हो पाए उसके प्रति है। यहाँ पे कई लोग ये बात कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत निकम्मा और नकारा शिक्षा मंत्री है। मुझे लगता है भाजपा के काल में, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, जावड़ेकर हो, ये तमाम लोग सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर रहे क्योंकि इन्होंने भाजपा की नीतियों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया, एमफिल को ख़त्म किया, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म किया। देश में ये इंश्योर किया कि एक बड़ी आबादी जो मजदूर है, किसान है, गरीब परिवारों से आती है, उसके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जाए। ये इंश्योर किया कि आज किसी भी तरह की अच्छी नौकरी उसको मिलेगा जिसके जेब में पैसा है। तो ये एक बड़ी जनता के लिए तो विफल है, लेकिन सरकार के लिए बहुत सफल प्रशासन रहा है। ये कहना है कि अब जान तो हो गया, तो अब क्या वजह है इस आंदोलन करने की? वजह स्पष्ट है कि बार बार क्या री एग्ज़ाम देते रहेगा इस देश का युवा, और री एग्ज़ाम तो उन पेपर में जिसमें आपकी धांधली पकड़ी गई, उन परीक्षाओं का क्या? हम कैसे मान लें कि तमाम परीक्षाएं जो आज होती हैं उसमें धांधलेबाजी नहीं होती? आप एनटीए को लाए, 17-18 में लाए, ये कहते हुए कि एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी किस चीज़ का? एक प्राइवेट एंटिटी जिसमें 25 से भी कम परमानेंट कर्मचारी हैं जो हर चीज़ को आउटसोर्स करता है, पेपर बनाने से लेकर इन्विजिलेशन से लेकर कंप्यूटर से लेकर सेंटर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे आपने अपने पक्ष के लोगों को फिट किया और यही होता है। कहीं स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक हो जाएगा, कहीं टेलीग्राम पे पहुँच जाएगा, कहीं स्ट्रॉन्ग हाउस बन जाएगा, सेफ हाउस बन जाएगा, रिजॉर्ट में बैठाकर स्टूडेंट को एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 20 लाख 25 लाख दिया।
तो आपने तो एक ऐसे ढांचे को खड़ा किया इस देश में जो हर तरह से उन लोगों के पक्ष में काम करता रहा जिनके पास खूब पैसा है। अच्छा, मोदी जी बोले थे कि 2019 में कि हम चौकीदार हैं, वो प्रधान सेवक हैं। यदि वो चौकीदारी ठीक से कर रहे हैं देश में, तो पेपर लीक क्यों हो रही है? चौकीदारी तो वो कर रहे हैं, सवाल चौकीदारी ठीक से करने का नहीं है। सवाल ये है कि चौकीदारी किसकी की जा रही है। चौकीदारी की जा रही है अडानी अंबानी जैसे लोगों की। इसीलिए किसी बिहार के भागलपुर में 1000 एकड़ की ज़मीन 1 रुपये में अडानी को दे दिया जाएगा, लेकिन वही किसान परिवार जो कर्जा ले लेकर अपने खेत में अनाज बोता है, पाटता है, काटता है, उसी से वो अनाज जो पूंजीपति बेचते हैं और करोड़ों का मुनाफा खाते हैं, उनको उसका कुछ दाम नहीं मिलता। आज किसान लड़ रहे हैं MSP के लिए, लेकिन देश में हर तरह से किसानों को मजबूर किया जाएगा आत्महत्या करने के लिए। उनके किसी भी कर्ज को माफ़ नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट के 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोन को माफ़ कर देगी ये सरकार। तो लगातार देश में चाहे वो महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, लगातार देश के एक मेहनतकश गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ तमाम नीतियाँ आई। उमर खालिद का नाम जोड़ा जा रहा है, उमर खालिद का नाम जोड़ा जा रहा है इस आंदोलन से। वो जेल में है जबकि। सर, इसकी बात नहीं है ना। यहाँ पे नाम तो सारे जोड़े जा रहे हैं। नाम यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं कि यहाँ पे भारत तोड़ने के नारे लग रहे हैं। नाम जोड़े जा रहे हैं डफली गैंग आ गया, नाम जोड़े जा रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया। तो इसको परिभाषित भी करना होगा। अगर देश बांटने का काम कैसे वो सरकार नहीं कर रही है जिसने आज 13,000 लोगों की जान सालाना ली। 37 दिनों में 19 लोगों की जान गई है, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर है। और आप जानिए कि सारी तस्वीरें भी नहीं हैं, ये सारी तस्वीरें नहीं हैं। गांव का गरीब का किसान का बेटा डॉक्टर बन पाएगा ऐसी हालत में? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और इसीलिए सुनिश्चित किया गया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सुनिश्चित किया गया जब सरकारी स्कूलों को आप बंद करते हैं तो आपने ये तय किया कि कौन वो पीढ़ी होगी, कौन वो आबादी होगी जिसको आप शिक्षा से बेदखल करना चाहते हैं, जिसमें आपने ढांचेगत रूप से ये डाला कि आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम वंचित समूह से आ रहे लोग वहाँ तक पहुँच ना पाएँ। यहाँ से न्याय मिलेगा? यहाँ से पहलवान बेटियाँ खाली हाथ गई थी, किसान भी खाली हाथ गए थे, अब आप आ गए हैं, क्या लग रहा है कुछ मिलेगा आपके हाथ में? मैं बार बार कह रही हूँ, ये सवाल आपको भी बतौर मीडिया हमसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं बेसिक मूलभूत अधिकार के लिए, संविधान के तर्ज पर, जिस संविधान ने हमको अधिकार दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। ये सवाल तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से है कि आज जब लोकतंत्र में, एक ऐसे देश में जहाँ पे आप कहते हैं कि युवा शक्ति 60% से भी ज़्यादा जहाँ पर युवा आबादी है, आज वहाँ की युवा अगर जंतर मंतर पर बैठी हुई है, तो ये सवाल उनका है कि क्या हमको न्याय मिलेगा। जन आंदोलन कैसे बनेगा मैम? जन आंदोलन जो घर से आदमी आए, इससे ज़्यादा जन आंदोलन क्या बनेगा? देश में यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टी चल रही है, तमाम लोगों की छुट्टियां चल रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर हर दिन 1000-2000 लोग आ रहे हैं, मिनिमम भी जब कभी लोग रह रहे हैं 300-400 लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो इससे व्यापक जन आंदोलन क्या होगा? हम तो उम्मीद करते हैं कैंपसेस खुलेंगे तो यहाँ की जो संख्या है वो दुगनी चौगुनी होगी।